नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने गंगा पूजन कर माघ मेले की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। दरअसल सीएम योगी संगम पर गंगा पूजन कर प्रदेश की शांति और समृद्धि की प्रार्थना उन्होंने की है। उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का खुद जायजा लिया, व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए संगम के बीच एक फ्लोटिंग जेटी भी तैयार की गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को बिना बाधा के स्नान करने में आसानी हो, पूजा करने की भी सुविधा मिल सके। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज दिन भर की तस्वीरें हैं। माघ मेले को लेकर निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तस्वीर गंगा घाट पर पूजा अर्चना उन्होंने की है, और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो पक्षी हैं उनको भी उन्होंने दाना डाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हार को जीत में बदलने के लिए बिहार मॉडल पर ही उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर ये करवाई जा रही है, जिससे कि विपक्ष की जीती हुई सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जा सकें। अखिलेश यादव ने यह भी दावा कर दिया कि विपक्ष की एक सीट पर 50,000 वोट काटने की यह तैयारी चल रही है। इसमें इधर जो तिथियां हैं वो ऐसी हैं कि शादियां बड़े पैमाने पर हैं। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हैं इस बार, इस वाले सीजन में। और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोले उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए। यूपी 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहां समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे वो बंगाल में करने जा रहे हैं। वहां तो आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार है, वो अपनी सरकार के माध्यम से रोक लेंगी और लड़ रही हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर अपने दावों से चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एसआईआर प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए कहा है कि विपक्ष केवल एजेंडा बनाकर चर्चा में रहना चाहता है, लेकिन सच्चाई तो यह है, जैसे बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया, वैसे ही पूरे देश की जनता भी उन्हें नकार देगी। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है, और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है, और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति नहीं की है। तो निश्चित रूप से अगर उन्हें लगता है इस प्रकार की बयानबाजी मीडिया में करके सनसनी पैदा करना और समाज में अनिश्चितता का माहौल बनाकर राजनीति करने का जो उनका एजेंडा है, वो मुझे लगे बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, देश की जनता भी नकार देगी। और कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव क्या क्या करवा सकती है, इसके मालिक तो ईश्वर ही हैं। चुनाव में ईमानदारी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। जयवीर सिंह ने कहा कि एसआईआर तो केवल पारदर्शी चुनाव कराने के लिए यह करवाया गया है, और इंडिया अलायंस के लोग तो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। चुनाव क्या क्या नहीं करा दे, ईश्वर ही मालिक है। वैसे भी ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, ये चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किस हद तक सृष्टि करते जा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं जो आप कह रहे हैं। और उधर गोंडा पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए अनिल राजभर ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इसी परिवार ने आरक्षण की मलाई खाई है।
आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा में आयोजित बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे। कि 4 बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार चलाया प्रदेश में और उनके आंकड़े निकाल कर देखिए 80% से ऊपर सरकारी नौकरियों की जब वैकेंसी आई है 80% से ऊपर मुलायम सिंह जी का जमाना रहा हो चाहे अखिलेश यादव जी का जमाना रहा हो, अपने लोगों को बेईमानी करके उन्होंने भर दिया और दशमलव के आंकड़े में भी न राजभर रहा, न उनके ज़माने में न चौहान रहा, न निषाद रहा, कोई मोस्ट बैकवर्ड की जातियां नहीं रही। और आज पीडीए की बात कर, आप उनसे पूछ लीजिए ना कि 2022 से पहले कितना राजभर समाज के लोगों को आपने मौका दिया, कितना टिकट दिया। और वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चंदौली भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम योगी के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विस्तार में चर्चा हुई है। अनिल राजभर ने कहा कि अपराधियों ने चंदौली जनपद में सरकार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार अपराधियों के लिए बड़ी सजा तय करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। बिल्कुल है, बहुत सीधा साधा परिवार है, बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, मेहनत से रोटी कमाने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने कभी ऐसी घटनाओं का कभी जीवन में सामना न किया हो और ऐसे परिवार में जब कभी ऐसी घटना घटती है तो परिवार की मन स्थिति को हम सब लोग स्वाभाविक तौर पे समझ सकते हैं कैसी हो। लेकिन परिवार को भी हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी उनको हमने दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जैसा परिवार चाहता है और समाज चाहता है, हमारे दीनदयाल नगर के लोग चाहते हैं, चंदौली जिले के लोग चाहते हैं, पूरा प्रदेश चाहता है, परिवार संतुष्ट होगा, आप सब लोग संतुष्ट होंगे, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी। और कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2029 लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि 2027 का चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2029 का लोकसभा का चुनाव लड़ने से उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। देखिए, मैं परिस्थिति जन रिटायर कर दिया गया। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे नहीं रिटायर करना चाहती थी। हालांकि मेरे बेटे को टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती थी। मैंने भी उस निर्णय को स्वीकार किया। आज भी मेरे देवीपाटन मंडल की जनता मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है और इसलिए मैंने तय किया है। वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। और सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिनों व्यापारी से हुई लाखों की लूट का खुलासा कर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही 6,30,000 रुपए नकदी, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको बता दें कि 7 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्यों की गिरफ्तारी बाद में यह की गई है। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। ये 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, जो चोकर जो जानवरों को खाने का होता है, उसका जो व्यापारी था, उसकी जो दुकान थी, उसके ऊपर में ये बदमाशों ने अटैक किया था और इसमें जो है वो लूट की थी। तो इसमें 48 घंटे के अंदर में इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस केस का अनावरण हुआ है और इसमें जो लूटी गई रकम है उसका 90% 6,30,000 रुपए जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इसका एक साथी फरार है, उसके पास में बाकी बचे 70,000 रुपए, वो भी जल्दी बरामद किए जाएंगे और 100% जो बरामदगी इस लूट के अंदर की जाएगी। और वाराणसी से एक छात्र ने ऐसा अनोखा रोबोट तैयार किया है जो न केवल गैस रिसाव की स्थिति में बचाव करेगा, बल्कि छोटी मोटी आग लगने की स्थिति में भी लोगों को आगाह भी करेगा। छात्र को इस रोबोट बनाने के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान भी हासिल हुआ है। हमारे संवाददाता नोमेश श्रीवास्तव की एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं।
इंटर कॉलेज के छात्र जो इंटर का छात्र है मैथ का, उसने एक रोबोट बनाया है। जो रोबोट का काम है कि स्कूलों में जो बच्चे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं उसको वेरीफाई करना, और कई तरह के जो हैं उनके जो रोबोट्स हैं उस पर कार्य कर रहे हैं। ये इस रोबोट का आप देखिए कि जिस तरह से रोबोट है, ये इस पे कैमरे पूरे लगे हुए हैं, हर चीज़ इस पे। इस रोबोट का ये वर्क क्या है, इस पे जो छात्र है ये, उससे हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये रोबोट जो है इन्होंने बनाया है, इसका क्या चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश मौर्य है। गणेश, बात करें कि ये जो रोबोट्स बनाए हो आप, किस तरह का रोबोट्स है, ये क्या है ये? सर ये मल्टीटास्किंग रोबोट है जो स्कूलों के लिए बनाया गया है। सर ये स्कूलों में कार्य करता है, जैसे अध्यापक की अनुपस्थिति में बच्चे अनुशासित नहीं रहते तो बच्चों को अनुशासित करना और बच्चों के सवालों का जवाब देना, ये कार्य कर सकता है। और स्कूलों में साफ सफाई का कार्य कर सकता है, और सुरक्षा के लिए इसमें बहुत सारी सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे स्कूलों को सुरक्षित कर सकता है और पेरेंट्स से भी बातचीत कर सकता है। इसमें और क्या खासियत है और कितने इसके जो कॉस्ट होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ इसमें जो है आप लगाए हो, और क्या क्या इसमें जो कॉस्ट होते हैं उसको कहाँ से कितने का? सर इसमें कॉस्ट 30,000 तक आया है, जो स्कूल के द्वारा कुछ प्रोवाइड किया गया और अपने अपने से भी कुछ कॉस्ट लगाए। तो इसमें जैसे ऑर्डिनो यूनो, अन्य रेस्पबेरी पाई और कुछ सेंसर का उपयोग किया गया है। इसमें C++ का कोडिंग किया गया है और पाइथन का भी कोडिंग किया गया है। जो टीचर्स हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनको जो परिणाम मिला है और इनका क्या था। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता अग्रवाल है। जी, आपके जो स्टूडेंट है ये, उसने एक रोबोट बनाया है, उसका जो रोबोट का काम है, कितना दिन लगा है और क्या इसमें था? इसमें इसको बनाने में इसको 1 महीने का समय लगा है, और इसमें इसको 30,000 रुपये लगभग खर्च आया है। और इसका इस बच्चे का इसमें बहुत इंटरेस्ट था, और इसमें इसमें जो मॉडल तैयार किया है वो हम बेसिकली हमारे विद्यालय के लिए तैयार किया है। प्रिंसिपल सर ने इसको, जब इसने सोल्जर रोबोट बनाया था तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा रोबोट बनाओ जो विद्यालय के लिए हेल्प करे। तो इसने सोचा और विद्यालय के लिए, विद्यालय की साफ सफाई, विद्यालय की सिक्योरिटी, विद्यालय के बारे में सब कुछ बताना करना, कि विद्यालय में कौन कौन टीचर्स है, कितने, ये सारी चीज़ें सर ने इससे कही थी कि तुम ऐसा कुछ मॉडल बनाओ, ऐसा कोई रोबोट बनाओ जो कि हमारे विद्यालय में जिसका यूज़ हो और हमारे चारों तरफ। उन्होंने आने वाले समय में इसको ये टास्क दिया भी है कि आप ऐसा रोबोट तैयार करेंगे कॉलेज में जो ह्यूमन का जो काम है वो रोबोट ही कर सकें। तो ये देखा आपने जो छात्र सारे रोबोट जो बनाया था, तो प्रथम स्थान पर क्या है, उनके टीचर से लेकर उनके जो कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल से लेकर सारे लोग बहुत ही खुशी थे। जनता टीवी के लिए माफी से नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशी के चौबेपुर में मिली 1200 साल पुरानी एक मुखी शिवलिंग अब लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में जगमगाहट वो करेगी। दरअसल गुजर प्रतिहार काल की दुर्लभ मूर्ति NMHC की गैलरी में ये केंद्रीय वस्तु के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में 20 सितंबर को किया था, और हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे की एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जनता टीवी की टीम ने 2 दिन पूर्व दिखाया था कि एक मुखी शिवलिंग मिला जो 9वीं और 10वीं सदी का बताया गया। इतिहास काल से जोड़ के इतिहासकारों से, और काशी में कंकर में शिव का वास, श्मशान पे मिलना, ये भी एक अद्भुत संयोग है। आज उस शिवलिंग को लेने के लिए हमारे बीच दिल्ली के पुरातत्वविद डायरेक्टर बसंत सिंधे सर है, और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये कैसे स्पष्ट हो पाया कि क्या इस शिवलिंग की 1200 साल पुरानी 9वीं 10वीं कथाएं क्या वर्णित करती हैं और क्या दर्शाती हैं इतिहास से, या जो शास्त्र हमारे कहते हैं, उसके साथ साथ जो हमारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खोज है। तीनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो किस महत्व से देखा जाए इसको, और किस बिंदु पे इसका रिसर्च होगा। और आज यह शिवलिंग एक मुखी वाराणसी से लोथल के लिए रवाना होगी। हमारे साथ प्रोफेसर बसंत सिंधे सर हैं। हम जानते हैं सर, ओवरऑल ये शिवलिंग गंगा के तट के किनारे मिली, और तमाम आपने हड़प्पा की भी एक बड़ी खोज DNA की है। ये हमारे लिए अद्भुत और सौभाग्य है। जनता टीवी में आपका स्वागत भी है। ये शिवलिंग कैसे खोज हुई और क्या इसका महत्व है सर? कैसे आप लोगों ने रिसर्च किया कि ये 12 साल 9वीं और 10वीं सदी को जोड़ के देखा और 1200 साल पुरानी?
देखिए ये शिव जी की जो मूर्ति है ना, उसकी शुरुआत लगभग सिंधु संस्कृति में मिलती है। राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, वहाँ पे ऐसी मूर्ति का ये प्रमाण मिला है और लगभग वो 4,500-5,000 साल पुराना प्रमाण है। तो ये जो भगवान है, जो महादेव है, उसकी पूजा लगभग हमारे भारत में 5,000 साल से हो रहे हैं और लगभग 2,000 साल पहले, 2 या 2,500 साल पहले ये जो कल्पना है, धीरे धीरे हमारा जो दुनिया के सामने हमारा संपर्क बढ़ गया। जब संपर्क बढ़ गया तो हमारे जो कंसेप्ट्स है, हमारे जो रिलीजियस कंसेप्ट्स है या फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स है, वो पूरे धीरे धीरे वहाँ पे जाने लगे। तो हमारी जो आर्ट और जो आर्किटेक्चरल पार्ट है वो भी वहाँ पे जाने लगे। तो ये लगभग 2-2,500 साल पहले दुनिया ने इसको धीरे धीरे जिसको हम बोले कि अडॉप्ट करना शुरू किया और इसलिए अडॉप्ट किया कि उनकी जो फिलोसॉफी, हमारी जो फिलोसॉफी है वो अभी भी रिलेवेंट है। उनको भी मालूम पड़ा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ये करना चाहिए। तो ये जो मूर्ति मिली है यहाँ पे चौबेपुर गंगा जी के किनारे पे, तो ये शायद एक्सीडेंटल डिस्कवरी अचानक मिली है। तो जब ज्ञानेश्वर चौबे जी को मालूम पड़ा कि ये मिली है तो उन्होंने तुरंत हमसे संपर्क किया कि ये मिली है। तो हमने तुरंत बोला कि ये हमको म्यूजियम में रखना चाहिए इसको, ताकि पूरी दुनिया इसको देख सके। हमारे साथ आईएमसी के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश उपाध्याय सर हैं। हम इनसे जानते हैं कि काशी का इतिहास क्या है और इतिहास के साथ साथ काशी के कुछ ऐसे अलौकिक स्थान हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। वाल्मीकि कुंड से मार्कंडे महादेव के ऋषि तक 9 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है और इसमें तमाम ऋषियों ने तप की और ऊर्जाएं अर्जित कर इस क्षेत्र के लिए, इस धरा पे बहुत कुछ ऐसे अवशेष छोड़ के गए हैं, जिस क्रम में एक मुखी शिवलिंग का मिलना पूरे भारत में एक अद्भुत संयोग या इतिहास से जोड़ के देखा जाए, तमाम ऐसी चीजें अब चर्चाओं का विषय बन गया है। सर, इतिहास से जोड़ के अगर इस शिवलिंग को देखा जाए और इस क्षेत्र में ही मिलना काशी के, क्या दर्शाता है? देखिए, भारतीय राजनीति में जो स्वर्ण युग कहा गया वो गुप्ता पीरियड को कहा गया है। गुप्तकालीन सम्राटों ने एक तरह से संपूर्ण भारत को केंद्र बनाकर विश्व भर के अंदर अपनी प्रभुता कायम की और भारतीय संस्कृति को, सनातन जीवन मूल्यों को, उसका प्रचार प्रसार दुनिया भर में किया। लेकिन उसका जो एक्सिस पॉइंट है वो तो ये वाराणसी की भूमि ही है। क्यों? क्योंकि जब तक ये भूमि भारत के राजाओं का राजतिलक नहीं करती तब तक उन राजाओं को चक्रवर्तित्व तो मिलता नहीं। जितने यज्ञ हैं, महायज्ञ हैं, उनकी पूर्णाहुति काशी के घाटों पर होती और इसलिए काशी में हर राजा की, अधिराज की, महाराज की इच्छा रहती थी कि वो आए, घाट बनाएं, मंदिर बनाएं, भगवान शिव की स्थापना करें, उनकी आराधना करें, उनका जलाभिषेक करें। और यही जो वेदकालीन ऋषि हैं उनका भी स्वप्न रहा है। इसलिए काशी तो वेदों में वर्णित नगरी है, जो वैदिक हमारे साक्ष्य हैं उसमें भी है और उसका आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक प्रमाण भी सारा है। तो जो पुरातात्विक प्रमाण है भगवान बुद्ध के समय से, उसके बाद जो काशी में उनका उपदेश है वह भी वर्णित है। लेकिन भगवान शिव की जो शैवागम है, शैव नगरी है, भगवान शिव से ही जो परंपरा प्रारंभ होती है, तो उसके लिए भी काशी ही एक प्रस्थान बिंदु है जहां से शैवागम का भी पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होता है। इस दृष्टिकोण से ये जो सारा क्षेत्र है जहां हम बैठे हुए हैं, विशेष रूप से इस मार्कंडे महादेव के पास मौनी बाबा का जो आश्रम है गौरा उपरवार और सुंगुलपुर ग्राम में, ये ग्राम क्षेत्र भी जहां गंगा पश्चिम वाहिनी हो रही है, तो ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक दृश्य है, घटना है, जिसमें गंगा अपने पूरे मार्ग में कहीं पर अपने उद्गम की ओर मुख नहीं करती है, लेकिन यहाँ वो अपने उद्गम की ओर मुड़ जाती हैं और फिर एक तरह से मौनी बाबा के आश्रम से फिर वो रास्ता लेकर आगे निकल जाती है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में।
अलीगढ़ में गड्ढे में फंसा ई रिक्शा पलट गया है। हादसे में एक सवारी की मौत की खबर अन्य घायल बताई जा रही है। जर्जर सड़क पर स्थानियों का गुस्सा भी फूटा है। बिजनौर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मानसिक रूप से पीड़ित युवती के साथ दुष्कर्म किया था। कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए। आगरा में साड़ी कारोबारी के घर लूट की कोशिश नाकाम। कॉलोनी वासियों ने 2 बदमाशों को धर दबोचा, जमकर पिटाई भी की है। कब्जे से नकली पिस्टल बरामद। सहारनपुर में मिला नवजात शिशु का शव। इलाके में फैली है सनसनी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच जारी। सहारनपुर में व्यापारी के दफ्तर में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, एक फरार। कब्जे से लाखों रुपए बरामद। मथुरा में नए बस स्टैंड पर तेज हॉर्न बजाने पर बवाल हुआ। महिला ने रोडवेज बस में चढ़कर चालक से मारपीट की है। युवक भी शामिल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में जगदीशपुर सीएचसी ट्रॉमा सेंटर की बड़ी लापरवाही। मरीज को देर रात ठंड में अस्पताल से किया बाहर। स्टाफ पर बदतमीजी और सूचना न देने का। बिजनौर में हाईकोर्ट ने डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। अवमानना केस में बार बार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने अपना सख्त रुख दिखाया। विक्रम सिंह की याचिका पर सुनवाई का था मामला। कन्नौज में एसआईआर को लेकर डीएम ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदाताओं से की है जल्द से जल्द प्रपत्र जमा कराने की अपील। 4 दिसंबर तक चलेगा एसआईआर का अभियान। हापुड़ में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किसान की हार्ट अटैक से मौत। फर्द के नाम चढ़ाने के लिए लगवा रहा था चक्कर। एसडीएम कार्यालय पर शव रखकर महिलाओं ने हंगामा किया। रामपुर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया। वाहनों की रफ्तार थम गई है। एआरटीओ ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए। धुंध में सांस के मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत। बदायूं में कूड़े के ढेर में मिला है 8 साल के बच्चे का शव। 16 तारीख से लापता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। फॉरेंसिक जांच जारी। फतेहपुर में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में मारी है जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची है पुलिस। जांच पड़ताल जारी। फतेहपुर में बारात की रात दुल्हन के घर में आग लग गई है। मची अफरा तफरी। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने आग लगा दी है। दहेज का सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती के भवनान में तेज रफ्तार ई रिक्शा ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी चालक मौके से फरार है। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। बाराबंकी के बारिनबाग में गन्ना लदी ट्रॉली की चपेट में आकर 7 साल के किशोर ने दम तोड़ दिया है और एक घायल बताया जा रहा है। मदरसा से बाजार आते समय यह हादसा हुआ। इलाके में शोक की लहर। यूपी सरकार की बड़ी पहल, बिजली बिल राहत योजना 2025 घोषित। अधिशासी अभियंता प्रवीण शर्मा का बयान। बकाया कम करने और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने का टारगेट। फतेहपुर में मामूली कालसुनी बना खूनी विवाद। रास्ते में ईंट रखने को लेकर आधा दर्जन घायल। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अकबरपुर में डंपर चालक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत पर बवाल हुआ। शव सड़क पर रखकर परिजनों का प्रदर्शन। डंपर मालिक पर हत्या का आरोप। पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण के तहत बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने सत्तार मार्केट स्थित G+4 भवन की खाली करवाकर शुरू किया ध्वस्तीकरण का काम। अन्य चिन्हित मकानों पर भी जल्द होगा एक्शन। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। गन्ने के खेत में पड़ी मिली लाश। ग्रामीणों की सूचना पर फैला है शोक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई दोबारा से हावी। महिला के साथ मारपीट कर उसको घायल कर दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। टप्पल थाना पुलिस जांच कर रही है। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में हंगामा। बीजेपी नेता डॉक्टर विवाद के बाद इमरजेंसी पर ताला। डॉक्टरों ने सेवाएं ठप की हैं। मरीज परेशान है। मारपीट एक्सीडेंट के घायल घंटों भटकते नजर आए। सहारनपुर में चोकर व्यापारी से 7 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से गिरफ्तार। 2 साथी भी गिरफ्त में आए हैं। लगभग 6.5 लाख नकदी, हथियार, बाइक बरामद। एक आरोपी फरार। बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई। दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के करीबी आरिफ की अवैध मार्केट और 3 मंजिला शोरूम में चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इलाके में अफरा तफरी। चंदौली के
रोहिताश पाल हत्याकांड का यह मामला। डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल का खुद निरीक्षण किया। एसपी के साथ मौके पर मौजूद रहे। कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। 18 नवंबर को बदमाशों ने की थी गोली मारकर हत्या। अलीगढ़ के महेशपुर में कार बैटरी चोरी करने का एक नया मामला सामने आया। स्कूटर सवार 2 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। एक कार की 3 बार बैटरी उड़ाकर आरोपी फरार हो गए हैं। पीड़ित ने फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत दी। सोनभद्र में वर्कशॉप में खड़ी 2 निजी बसों में अचानक से आग लग गई है। दोनों वाहन जलकर पूरी तरह से राख हो गए। ग्रामीणों ने बमुश्किल काबू पाया। कारणों की जांच जारी। जालौन में स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 6 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत नाजुक है। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।